जी नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने होने वाले एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज़, जिसमें आपको बिहार या भारत में होने वाले हर एक एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे जितने एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जो भी एग्जाम्स होते हैं, उन सारे के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कराया जाता है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर बात करें आज का पहला क्वेश्चन, तो कह रहा है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों का उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि जो हिमालय भालू होते हैं और विशाल जो पांडा होते हैं, आखिर इस किस जातियों का समूह है। ठीक है, तो अगर इसका हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, डी, सुमेर जातियां। ठीक है, देखिए इसमें से जो ऑप्शन है हम इस ऑप्शन के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा संकटग्रस्त। क्या है? संकटग्रस्त। संकटग्रस्त हम किसे कहेंगे? वैसी जातियां जिसके ऊपर संकट हो, जिसके ऊपर संकट हो। अगर हम एग्जाम्पल में माने तो जैसे 2020 और 2021 में जैसे कोरोना आया था और पूरी मानव समाज में तबाही मचाया था, मानव के ऊपर संकट आया था। ठीक है, चारों तरफ लोग मर रहे थे कोरोना की वजह से, तो एक मानव पर क्या आया था? संकट, तो उसमें क्या कहेंगे? संकटग्रस्त। ठीक है, अगर क्या बोलेंगे? दुर्लभ जातियां। अगर हम दुर्लभ जातियों की बात करें तो वैसी जातियां जो बहुत कम मात्रा में हमें मिले, जैसे कुछ यहाँ मिले और कुछ बहुत दूर, हम रेयर मिले, कहीं मिले ना जल्दी। ठीक है, उसे खोजने में हमें बहुत समय लगे और जल्दी ना मिले, उसे क्या बोले? दुर्लभ जातियां। विलुप्त, अगला क्या है कि विलुप्त जातियां। आखिर विलुप्त जातियां क्या होती है? वैसी जातियां जिसका इस धरती से विलुप्त हो चुका है, यानी धरती से गायब हो चुकी है। वैसी जातियां तो धरती से क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलुप्त। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो डायनासोर। 80,000 साल पहले जब डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन अब इस समय डायनासोर नहीं है, यानी उसका क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है सब। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ये पूछ रहा है 1857 की क्रांति के बारे में। आखिर जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अगर हम इसका आंसर की बात करें, इसका हो जाए जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। कौन कहते हैं? वीर कुंवर सिंह। ये एक 80 साल के बुजुर्ग थे जिन्होंने 80 साल उतने उम्र होने के बावजूद भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और अंग्रेजों को हराया भी था। ठीक है, अंग्रेजों को हराया भी था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केबू लामजाओ राष्ट्र उद्यान स्थित है। ये पूछ रहा है केबू लामजाओ के बारे में, तो समझिए केबू लामजाओ आखिर है क्या। ये है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में है। ठीक है, देखिए ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए मणिपुर में एक झील है। मणिपुर में क्या है? एक झील जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील। ठीक है, कौन सी झील है? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में समझिएगा, इसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है क्या? केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा इसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? ये केबू लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, जो तैर रहा है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे सवाल पूछ रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर ठीक करोगे, आप करोगे केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समझ गए? चलिए, और ये है कहाँ? ये है मणिपुर में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? यानी अगर हम बात करें जिसको प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है, ये होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस अटॉर्नी जनरल को हम एक और नाम से जानते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी। ठीक है, किस नाम से? महान्यायवादी। इसको हम क्या बोलते हैं? महानदी। जिसका अगर उल्लेख की बात करें इनका इस आर्टिकल में है। अगर अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद तो 76,
क्या है 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है और ये महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं। कौन होता है? प्रथम लॉ ऑफिसर होते हैं। ये इनका काम होता है कि भारत सरकार की तरफ से केस मुकदमे को लड़ना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, ठीक है, अगर भारत सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई केस मुकदमा किया है तो सरकार की तरफ से लड़ने का काम कौन करेंगे? ये महान्यायवादी। ठीक है, ध्यान रखिए। इनके सहयोग के लिए ये जो महान्यायवादी होते हैं, इनके सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल। इनके सहयोग के लिए कौन होते हैं? तो ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। किसके सहयोग के लिए? ये होते हैं महान्यायवादी के सहयोग के लिए। ठीक है, आइए देखिए, अगर महान्यायवादी की बात करें तो ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो या सरकार की कोई बैठक हो, उसमें भाग ले सकते हैं। क्या करते हैं? भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग हो रहा है, लोकसभा हो या राज्यसभा, अगर वोटिंग हो रहा है तो उसमें ये वोट नहीं कर सकते। हाँ, बैठने का अधिकार है लेकिन वोट करने का अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 88 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 124। कौन सा? 124 यानी 124, जो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? तो कौन सा हो जाएगा? 124। ठीक है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के सदस्य की बात करें, किसकी बात करें? सदस्य की, तो इनकी वर्तमान में सदस्य कितना है? 34, यानी 33 प्लस 1, 33 प्लस 1। इसलिए हम ऐसा लिखे हैं क्योंकि देखिए, एक जो होते हैं, एक इसके होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ऐसा होते हैं अन्य न्यायाधीश। ये वर्तमान में है, ये वर्तमान की संख्या है। अगर हम बात करें आर्टिकल 123 की, आर्टिकल 123 की, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। और ये अध्यादेश उस समय जारी होती है जिस समय संसद की कोई बैठक नहीं चल रही हो। ठीक है, सारी बैठक स्थगित कर दी गई हो। उस समय अगर हमें किसी भी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय राष्ट्रपति आदेश जारी करके एक नियम बनाते हैं और उस आदेश जारी करते हैं किसके तहत? 123 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश। चलिए, अगर हम बात करें 213 के तहत, देखिए जिस तरह भारत सरकार राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल भी क्या करते हैं? आदेश को जारी करते हैं। और ये आर्टिकल 213 के तहत कहते हैं, ये राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश समझिएगा। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करते हैं। ठीक है, अगर 153 की बात करें जिसमें राज्यपाल का उल्लेख है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अगर इनकी हम बात करें तो वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कौन सी राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? समझिए, अभी अगर बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो उड़ीसा से हैं। इनसे पहले जो थे वो रामनाथ कोविंद थे, जो बिहार के पहले क्या थे? राज्यपाल। कौन? ये रामनाथ कोविंद। ये पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल रहने के बाद इन्होंने भारत राष्ट्रपति पद का ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। देखिए, ये कह रहा है संयुक्त बैठक की कि हमें गणपूर्ति कितनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें संसद, देखिए ये हमारा हो जाएगा संसद
ठीक है। और इस संसद के दो भाग होते हैं, कितने भाग? दो। एक होते हैं लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। संसद के दो भाग होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर संसद की बात करें, संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो ये है 79। किसमें है? 79 है, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो ये आर्टिकल 80 और लोकसभा की बात करें तो 81, ठीक है ना। ये इनके आर्टिकल है। देखिए लोकसभा में बैठक होती है, राज्यसभा में बैठक होती है, लेकिन कोई ऐसा विधेयक होता है, कोई ऐसा विधेयक होता है जो पास नहीं होता, ठीक है। कभी इधर से इधर रुकेगा, इधर से उधर रुकेगा, तो उसके लिए हम संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है? संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा और फिर उस विधेयक पर बात किया जाएगा, ठीक है, ताकि उस विधेयक पर क्या चर्चा हो रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है उस विधेयक के लिए। तो जब इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसी गणपूर्ति के लिए हमें कम से कम कितना चाहिए? दोनों सदनों की कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। जब दोनों सदनों को कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी संयुक्त बैठक की गणपूर्ति पूरी होगी। अगर उससे कम उपस्थित हो रहे हैं तो नहीं होगी, ठीक है, खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ सवाल क्या होगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। आर्टिकल 25 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। जो आर्टिकल 25 है वो किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगी। देखिए ये बात कर रहा है, जैसे अगर किसी राज्य में विधानसभा है, किस राज्य में क्या है? विधानसभा, तो उस राज्य में अगर विधान परिषद गठित करना है, ठीक है, गठित करना है तो उसकी संख्या या सदस्य कितने हो सकते हैं? देखिए अगर हम बात करें तो विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद के सदस्य कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं उस राज्य की, जिस राज्य में विधानसभा गठित होगी, जिस राज्य में विधानसभा गठित होगी उस राज्य में विधानसभा गुणे 1/3 कितने हो सकते हैं? 3। अगर किसी राज्य में विधानसभा पहले से है, ठीक है, पहले से है और उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है, गठन करना है, तो उस राज्य में जो विधान परिषद की सदस्य होगी वो उस राज्य में विधानसभा के 1/3 से सदस्य से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार में बिहार विधानसभा सदस्य, ठीक है, कितने हैं? ये है 243, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा में सदस्य कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। अगर बिहार में जो विधान परिषद है उसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो इसका निकाला जाएगा। देखिए अगर निकालें इसको, बिहार विधान परिषद, ठीक है, सदस्य कितना हो सकता है? हो सकता है विधानसभा गुणा 1/3। अब विधानसभा सीटें कितनी है? 243। देखिएगा कितनी है? 243 गुणे 1/3। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 8 और 1 81। यानी जो बिहार में विधान परिषद है, बिहार में जो विधान परिषद है उसकी अधिकतम सीटें कितनी होगी? 81, ठीक है। 81 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें विधान परिषद की तो इसे कितने हो सकते हैं? 1/3। कितना हो सकता है? 1/3। अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा इसको हम समझते हैं। देखिए कि भारत में कितनी राज्यों में विधान परिषद है? देखिए भारत की कितने राज्यों में विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, तो यह 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा हो जाएगा बिहार, ठीक है। उसके बाद होता है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। ठीक, देखिए ये वो 6 राज्य हैं, जिनके पास क्या है, विधान परिषद है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, इसके पास सदस्यों की संख्या कितनी है, जो विधान परिषद है इसके पास, उत्तर प्रदेश के बाद इसके पास है 100। कितने? 100। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कितने हैं? 75। और कितना हो सकता है, अभी आपको हमने निकाल कर दिखाया, कितना हो सकता है, देखिए कितना हो सकता है, 81 हो सकता है। यानी बिहार में जो विधान परिषद है उसकी अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 81 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 75। यानी 6 सदस्य और हो सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें है 78। कितने हैं? 78। कर्नाटक की बात करें इसमें है 75 यानी 75, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें है 58 और तेलंगाना की बात करें तो इसमें है 40, ठीक है। ये सदस्यों की लिस्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 100, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश 58 और ये तेलंगाना में 40, ठीक है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, और उनमें सीटों की संख्या ये हो गई। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद।